प्रिय छात्र छात्राओं, हमने अपने पूर्व के व्याख्यान में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। क्रांति का क्या तात्पर्य है और क्रांति के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसपे हमने कुछ क्रांति के कारणों पर चर्चा की थी। दो प्रकार के कारणों की चर्चा की थी, एक तो क्रांति के मूल कारण और एक थे क्रांति के सामान्य कारण। आज हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के क्या क्या कारण होते हैं। कि उसने 3 प्रकार के संविधानों का जब वर्गीकरण किया तो 3 प्रकार की शासन प्रणालियाँ उसने बताई। एक तो एकतंत्रीय, एक थी कुलीन तंत्रीय और तीसरी थी प्रजातंत्रीय। तो हम उसकी जो शासन संविधानों का जब वर्गीकरण उसने बताया, उसमें विभिन्न शासन संविधानों में क्रांति के क्या कारण हैं। एक पहला उसने बताया एकतंत्रीय, कि जो एकतंत्रीय शासन व्यवस्था में जो क्रांति का महत्वपूर्ण कारण है वो है पारिवारिक कलह, पारस्परिक द्वेष की भावना, घृणा, शासक वर्ग द्वारा जनता पर अत्यधिक अत्याचार। ये समाज में क्रांति को जन्म देते हैं कि शासन व्यवस्था किसी एक के हाथ में रहती है तो उसमें उसको प्रभुत्व को लेकर हमेशा पारिवारिक कलह रहती है, क्योंकि परिवार में जो अन्य व्यक्ति हैं वो उस सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे पारिवारिक द्वेष की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न होती है और शासक वर्ग भी जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता, तो वो भी क्रांति उस पर अत्याचार करता है, जिससे क्रांति उत्पन्न होती है। अरस्तु का ये मानना था। कुलीन तंत्री शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर विचार जब अरस्तु ने किया तो उसने वही सामान्य कारण बताए। कुलीन तंत्री में सीमित लोगों को पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, अन्य वर्गों में जिससे अन्य वर्गों के प्रति शासकों की उपेक्षा रहती है, शासक वर्ग द्वारा धृष्टता का मार्ग अपनाया जाता है, ये भी जनता को असंतुष्ट कर देता है और अंत में वो क्रांति का सूत्रपात करते हैं। जो प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्थाएं, प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में क्रांति के कुछ अलग कारणों पर चर्चा करी उसने, कि लोक नेताओं को नेता बहुत ज़्यादा होते हैं प्रजातंत्रीय व्यवस्था में, तो वो अधिकता रहती है, वो क्रांति को जन्म देती है। ये नेता निर्धनों का प्रतिनिधित्व लेकर धनी वर्ग के विरुद्ध जनमत स्थापित करते हैं और परिणामतः धनिक वर्ग है वो क्या करता है, क्रांति की शरण लेता है, क्योंकि धनिक वर्ग के पास में सत्ता होती है, उसके पास में धन होता है, तो ऐसी स्थिति में वो हर संभव प्रयास करता है कि अपनी सत्ता को बरकरार रख सके और जिससे वो संघर्ष की तरफ बढ़ता जाता है और परिणामतः धनिक वर्ग क्रांति को जन्म देता है। तो ये थी विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। तो अरस्तु ने अलग अलग प्रकार से जो क्रांतियों के कारणों पर चर्चा की, न केवल क्रांति के कारणों पर चर्चा की बल्कि उसने क्रांति से बचने के उपायों पर भी चर्चा की, जिस पर आज हम विचार करेंगे। कि उपायों पर जब उसने चर्चा की तो राजनीतिक विचारक शायद ही क्रांति को रोकने का अरस्तु के उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय आज बता सके। मतलब जितने क्रांति को रोकने के उपाय हैं वो सब की चर्चा अरस्तु ने अपनी पुस्तक में की है। उसने सबसे पहले क्या कहा कि शक्ति पर नियंत्रण, कि राज्य में किसी भी वर्ग को आवश्यकता से अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए। अत्यधिक शक्तियों का केंद्रीकरण किसको जन्म देता है, क्रांति को जन्म देता है, और शक्ति का विभाजन होना चाहिए, उसका ये मानना था। तो क्रांति का बचने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि शक्तियों को विभाजित कर दिया जाए। दूसरा उसने क्रांति से बचने का उपाय बताया कि जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाए रखना। राज्य में सभी नागरिकों को मन में कानून के प्रति, संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए, आस्था को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि संविधान में कानून का उल्लंघन न हो। शिक्षा के द्वारा ऐसी भावना का विकास किया जा सकता है। उसने तीसरा उपाय बताया कि सम्मान और पदों का न्यायपूर्ण वितरण। पद, लाभ, सम्मान, पुरस्कार आदि का जो वितरण है वो निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए, तो जनता में क्रांति की भावना नहीं आएगी, समाज का हर वर्ग उससे संतुष्ट होगा। कि योग्यता अनुसार ही किसी व्यक्ति को पदों की प्राप्ति हो रही है, यदि जनता में विश्वास हो जाएगा तो वो क्रांति की तरफ नहीं बढ़ेंगे। चौथा जो कारण था उपाय, राज्यों को परिवर्तनों के प्रारंभ से बचाना है। परिवर्तनों के मूल में क्रांति के बीज निहित होते हैं, अतः राज्य को बहुत ज़्यादा परिवर्तनों
की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे कम से कम परिवर्तन करना चाहिए ताकि वो क्रांति की तरफ अग्रसर न हो सके। उसने एक और उपाय बताया, आर्थिक असमानता कम करना। आर्थिक विषमता मनुष्य में कम से कम हो, धन का वितरण ऐसा हो कि सभी वर्ग संतुष्ट रहें, तो समाज में क्रांति नहीं होगी। मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना। मध्यम वर्ग श्रमिक वर्ग और धनिक वर्ग के बीच में संतुलन का काम करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मध्यम वर्ग को बढ़ाया जाना चाहिए। विरोधात्मक प्रकृति के लोगों के बीच सत्ता का वितरण, कि प्रतिभाशाली गुणी व्यक्तियों व धनिकों के मध्य एक सामंजस्य की स्थापना की जानी चाहिए। संगठन में धनी और निर्धनों को बराबर प्रतिशत के आधार पर क्या देना चाहिए ताकि उनमें असमानता का भावना न पनपे। मतलब विरोधात्मक जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बीच में सत्ता का वितरण करना चाहिए। एक और क्रांति से बचने का उपाय बताया, धनोपार्जन की भावना का दमन। सरकार का संगठन इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि राजनीतिक पदाधिकारी अपने पदों का अनुचित लाभ उठाकर धन संचय नहीं कर सके। रिश्वतखोरी, अनियंत्रित कार्यों से करने से उन्हें रोकना चाहिए। ऐसी सामाजिक वातावरण कि पदाधिकारी अपनी स्वार्थपूर्ण जो कुत्सित प्रवृत्तियाँ हैं, अभिलाषाएँ हैं, उनको पूरा न कर सके। वातावरण ऐसा हो कि उनमें ये भावना पनपे ही न। उनकी धन किसके प्रति जो मोह है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, उसकी भावना का दमन किया जाना चाहिए, तो समाज में क्रांति नहीं होगी। एक और क्रांति से बचने का उपाय है, अधिकारियों का शासन करने का समय सीमित होना चाहिए। बहुत लंबे समय तक कोई अधिकारी शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक यदि सत्ता उसके पास में रहेगी तो वो क्या होगा, उसका दुरुपयोग करेगा और दुरुपयोग क्रांति को जन्म देगा। तो अधिकारियों का शासन करने का जो समय है वो सीमित होना चाहिए। समय समय पर नागरिकों को भावी खतरों से आतंकित करते रहना चाहिए ताकि क्रांतिकारी कदम उठाने का उन्हें समय न मिल सके। ये मनोवैज्ञानिक कारण है कि समय समय पर नागरिकों को ये बताता रहना चाहिए कि कौन सा खतरा आ सकता है। एक तरह से उन्हें जो आने वाले खतरे हैं उनके डर मन में बिठाए रखना चाहिए ताकि वो क्रांति न कर सकें। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। यदि शिक्षा होगी तो समझ होगी, उनमें समझ होगी अच्छे बुरे का, किस तरह उसका हम देख सकें, उसमें बंटवारा कर सकें, इसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होगी। व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों का निदान किया जाना चाहिए। यदि व्यक्तिगत जीवन की परेशानियां भी कई बार क्या है वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि वो क्रांति को जन्म दे सकती है, तो व्यक्तिगत जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं उनका भी निराकरण होना चाहिए ताकि क्रांति से बचा जा सके। धन्यवाद।